नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। फिर एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम आगे जो है वो चर्चा करेंगे भारत लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक में पाठ 1 के पाठ 2 पर आज कि भारत में कौन कौन सी नीतियां जो हैं, जो राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई है, या क्षेत्रीय भिन्नताएं कैसी है जनसंख्या की, या हम जनसंख्या के संगठन पर आज बात करेंगे जिसमें कि भाषाई वर्ग, धार्मिक और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के 3 बिंदु हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में कुछ श्रमिकों पर, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक या अकुशल श्रमिक क्या होते हैं, इन सबको एक बिंदु के तहत लेकर चलते हैं। पहले पिछली वीडियो में हमने ये बात की कि भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है, वितरण क्या है और उसका घनत्व किस प्रकार का है। जनसंख्या वृद्धि जो कि 17.64% प्रति दशकीय है और 1.64% वार्षिक है। इसी प्रकार हमने बात की कि जनसंख्या घनत्व वर्तमान में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। इसी प्रकार हमने वितरण पे बात की कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है। आज हम इसी जनसंख्या में आगे के बिंदुओं पर बात करेंगे। तो पहले जनसंख्या की कुछ क्षेत्रीय भिन्नताओं पर बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या हैं। अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों की बात करेंगे तो वहां जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी अधिक नहीं है जितनी जनसंख्या वृद्धि की दर उत्तर भारत के राज्यों में अधिक है। अगर वर्तमान में हम भारत के टॉप 5 जनसंख्या वाले राज्य देखें, जिनमें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है, इनमें भी आंध्र प्रदेश की वृद्धि दर सबसे कम रही है। यानी जो जनसंख्या में टॉप राज्य है वो भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों को आप देखें तो केरल की जनसंख्या वृद्धि दर उनमें न्यूनतम है 9.4% के आसपास। आप उत्तरी पूर्वी राज्यों को देखें तो मेघालय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। यानी नॉर्दर्न जो प्लेट है, नॉर्दर्न जो ऊपर का पार्ट है जो भारत का, नॉर्दर्न जो एरिया है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि की भिन्नताएं ज्यादा हैं, परंतु दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो बहुत कम है। तो क्षेत्रीय भिन्नताओं में हम कुछ एक बिंदुओं पर बात करेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? तो सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा अगर आप देखें पांडुचेरी, गोवा, उड़ीसा, इनमें जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है और केरल की सबसे कम है 9.4%। केरल 9.4% पे रहा है इसमें। इसके अलावा अगर हम उत्तरी भारत के राज्यों को देखें तो वहां जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, थोड़ी अपेक्षाकृत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल इनको देखें, इनकी वृद्धि दर 20 से 25% के बीच रही है, जबकि इनकी 20% से क्या रही है, कम रही है। दो बातें तो ये। इसके अलावा हम देखेंगे कि पिछले दशक में, पिछले 2001 से 11 के दशक में जो भारत के टॉप 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें भी आंध्र प्रदेश की वृद्धि दर सबसे कम रही। उसमें भी आंध्र प्रदेश की दर सबसे कम रही। ये लगभग जो है वो 3.4 या 3.5% के आसपास रही। एक तो ये डाटा है क्षेत्रीय भिन्नताओं में। एक अगर हम बात करें भारत में, अगर आप 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या को देखें, 10 से 19 वर्ष के लोगों को देखें तो इनकी जो जनसंख्या का आयु वर्ग है ये लगभग 21% है। यानी 21% जनसंख्या भारत की 10 से 9 में है। और इसमें भी मेन बात ये
कि इसमें लगभग 52% लोग तो लड़के हैं और 48% लगभग क्या है, लड़कियां हैं। एक ये देखो कि युवा वर्ग ज्यादा है। अब युवा वर्ग ज्यादा है तो भारत ने इनके निरंतर उपायों के लिए, इनके बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो हम एक नेशनल यंग पॉलिसी 2014 जो युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, शिक्षा में उच्च व्यवस्था के लिए, ये नीति जो है केंद्र सरकार ने लागू की। फरवरी 2014 में ये नीति आरंभ की गई थी और युवाओं के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम था ये नीति। इसमें कहा गया कि देश के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना सिखाना है और साथ में उन्हें सक्षम बनाना है। तो देश की युवा जनसंख्या का जो है विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल यंग पॉलिसी 2014 प्रस्ताव दिया। और अब इस पॉलिसी में जो युवा है, यहां जो यंग का मतलब है ये 15 से 29 वर्ष का वर्ग जो है वो इससे संबंधित है। यानी ज्यादातर आप देखेंगे कि क्रियाशील जनसंख्या में युवा पहले वाले जो लोग हैं उनको इस नीति में शामिल किया गया था। चलिए आगे हम एक और देखते हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार ने 2015 में उद्यमिता व कौशल विभाग द्वारा भी एक नीति जो है उसका भी निर्माण किया गया जो कि क्षेत्रीय भिन्नताओं के संबंध में था। अब अगली जो चीज है वो है जनसंख्या संगठन। वैसे जनसंख्या संगठन में हम बात कर चुके हैं। जनसंख्या संगठन में 5 से 6 बिंदु शामिल किए जाते हैं, परंतु आप जब इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं। इसमें आपको 3 बिंदु पढ़ाए गए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। एक तो ग्रामीण नगरीय संगठन, दूसरा है भाषाई संगठन, और तीसरा है धार्मिक। ये 3 बिंदु जो है यहां इन पर बात की गई है। अगर हम पहले भारत में ग्रामीण और नगरीय संगठन को देखें तो भारत में लगभग 68.84% जनसंख्या ग्रामीण है और 31.16% जनसंख्या है वो नगरीय है। आप एक और उत्तर पूर्वी भारत को देखेंगे तो वहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसे 2 प्रकार से मापा जाता है, या तो संख्या में या प्रतिशत में। अब उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 19 करोड़ के आसपास, तो उसकी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। परंतु प्रतिशत में बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। परंतु आप दूसरी तरफ गोवा को देखेंगे तो वहां नगरीय जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। तो पहला जो परिप्रेक्ष्य है वो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का है। हमने पहले बात की कि इतने इतने जो है ग्रामीण है वो इतने नगर है। तो गोवा महाराष्ट्र के लगभग आधा प्रतिशत भाग ही 50% लोग जो है वो गांवों में और इतने ही लोग जो है वो इनके शहरों में रहते हैं। इसी प्रकार आप दादरा व नगर हवेली को देखें तो इसका भी लगभग 53% जो एरिया है वो गांवों में बसता है, बाकी 47% जनसंख्या इसकी नगरीय है। अब भारत में आप पश्चिमी राजस्थान को देखिए जहां शहरों की संख्या बहुत कम नाम मात्र की है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए जहां लोग गांवों में अधिक कृषि कार्य के कारण बसे हुए हैं। पूरा गंगा का प्लेन जो है, जो पूरा मैदानी प्रदेश है गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, वहां जनसंख्या गांवों में अधिक है शहरों की तुलना में।
तो हमें एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या इतनी है और नगरीय जनसंख्या इतनी है, और गोवा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली में गांवों में जनसंख्या इतनी इतनी निवास करती है भाई। चलिए दूसरा, वर्तमान में नगरीय जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ग्राम से नगर की ओर प्रवास हो रहा है। ग्राम से नगर की ओर प्रवास के कारण भी नगरीकरण जो है वो वर्तमान में बढ़ता हुआ जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा है भाषाई संगठन। अब भाषाई संगठन में क्या है, भारत में लगभग 179 जो है वो लगभग जो है वो भाषाएं बोली जाती हैं, और इसमें भी 544 जो है वो बोलियां हैं। अब 22 भाषाएं संविधान के अनुसार जो है वो अनुसूचित है, और बाकी सब क्या है, गैर अनुसूचित है। और इन 22 में भी सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी भाषा का जो वर्चस्व है वो ज्यादा है भारत के अंदर। हम एक हिंदू राष्ट्र है, तो हमारे यहाँ हिंदी जो भाषा है वो अधिक बोली जाती है। अब हमारे भाषा को लगभग 4 पार्ट में बांटा गया है। भारत में भाषा का जो वर्ग है इसके 4 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है आष्ट्रिक या निषाद का, यानी पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है वो ये भाषा बोलता है। फिर है द्रविड़, दक्षिणी भारतीय लोगों द्वारा बोलने जाने वाली भाषा जो है वो द्रविड़ है। फिर चीनी तिब्बती, और फिर है भारतीय यूरोपीय। भारतीय जनसंख्या को इन 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला आष्ट्रिक यानी निषाद, फिर द्रविड़, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय। भारत में ये आर्य वर्ग से संबंधित है, और लगभग 73% या 70% भाषा जो है वो इसी वर्ग की है। इसके बाद में 20% लगभग द्रविड़ है, और यही लगभग 1.38% आष्ट्रिक, और लगभग 0.85% जो है वो चीनी तिब्बती हैं। ये 73 में पहले जो बोला वही ध्यान रखना है, ये 73% है। तो 4 वर्गों में बांटा गया भारतीय भाषा को। अब आप मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को देखेंगे तो इन राज्यों की भाषा है। मैं फिर भी अपने बात कर लेते हैं, चलिए बात कर ही लेते हैं। मेघालय को देख लीजिए, अंडमान और निकोबार को देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा असम, एमपी, ये सब जो है आष्ट्रिक भाषा से संबंधित है। उसके अलावा जितना भी दक्षिणी भारत है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का निचला भाग, महाराष्ट्र है जो उसका साउथ पार्ट, गोवा को देखेंगे आप, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पार्ट हो गया, ये सारा भारत जो है वो द्रविड़ भाषा बोलता है। चीनी तिब्बती, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश का थोड़ा उत्तरी पार्ट, ये सब जो लोग हैं जिनका चीन के साथ एरिया लगता है वो चीनी तिब्बती वाले में आते हैं। जम्मू कश्मीर भी आएगा, हिमाचल भी आएगा, सिक्किम भी आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो एरिया है ये चीनी तिब्बती। और बाकी बची जो भाषा है वो भारतीय, यूरोपीय या आर्य वर्ग से संबंधित है। ज्यादातर भारत, मध्य पश्चिमी भारत जो है और मध्य भारत इसी भाषा को बोलता है। तीसरा पॉइंट है धार्मिक संगठन। अब धार्मिक संगठन सर्वाधिक भारत में हिंदू हैं 2011 के अनुसार 79.8%। ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम जनसंख्या 14.2%।
फिर ईसाई हैं 2.4%, सिख 1.7% है, और अन्य जो है जैन, बौद्ध और ये सब, या जिनकी कोई भाषा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो 0.9% है। जबकि जैन व बौद्ध धर्म जो है 0.7 और 0.4% है। ये कुछ भारत का धार्मिक संगठन है। तो धार्मिक, भाषाई और ग्रामीण नगरीय संगठन में भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हम भारत में धर्म के हिसाब से जनगणना पर बात करते हैं कि क्या क्या प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि भारत में अगर आप भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाक सीमा और भारत चीन सीमाओं वाले राज्यों को छोड़ दें, ज्यादातर भारत में हिंदू जनसंख्या है। पंजाब में ज्यादातर पंजाब या सिखी जो धर्म के लोग हैं वो बसते हैं। बौद्ध भी ज्यादातर नेपाल वाले एरिया के आसपास वाले एरिया में ज्यादातर बसते हैं। जैन राजस्थान के पास कुछ एरिया में जो है इनका प्रभुत्व है, दक्षिणी राजस्थान के आसपास के एरिया में। तो बाकी सभी जो लोग धर्म है वो हिंदू है। फिर इन पे कुछ बात करते हैं अपने। अगर आप मुस्लिम जनसंख्या को देखें तो सर्वाधिक मुस्लिम जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ हिस्सों में। हमें जो मेन बिंदु पर ध्यान रखने अगला, वो हमसे परिभाषा बोली जाती है कि भारत में श्रमिक जो है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। श्रमिक यानी जो लोग काम करते हैं। तो श्रमिक या श्रमजीवी संगठन जो है उसके 3 वर्ग हैं। पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अकुशल श्रमिक, या इनको आप अश्रमिक लिख लीजिए। जो श्रमिक नहीं है। मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति जो 183 दिन या 6 महीने से अधिक काम करता है, वो कौन सा श्रमिक होगा? मुख्य श्रमिक। जबकि सीमांत श्रमिक जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। तो 2 प्रकार का है, और भारत में ये दोनों मिलाकर ही 39.8% है। यानी लगभग 40% लोग ही भारत में काम कर रहे हैं, जबकि 60% लोग अश्रमिक है। और इनमें 2 वर्ग आएंगे, 0 से 14 वर्ष का वर्ग और 60 प्लस का वर्ग। यानी ये जनसंख्या तो सीधी 12 होगी। तो इन पर जो है वो परिपेक्ष ज्यादा है। अब आप एक और बात देखिए, श्रमजीवियों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो गोवा में है 39.6। उनकी कुल जनसंख्या का इतने % लोग काम कर रहे हैं। और दमन व दीव में ये 49.9% है। और ये कहां है? तो राज्यों में गोवा और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक श्रमिकों वाले राज्यों में आते हैं। अब भारत में इस श्रमजीवी वर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया। ये तो 3 श्रमिक थे, इनके 4 वर्ग कौन से? पहला, या तो लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। फिर दूसरे, भारत में कृषि कार्य में मजदूर वाले। तीसरे इनके अंदर आते हैं घरेलू औद्योगिक श्रमिक, यानी जो उद्योगों में काम करते हैं। और चौथे इनके अंदर आते हैं अन्य श्रमिक। तो भारत में काम करने वाले लोगों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला कृषि में, फिर कृषि के मजदूर, फिर घरेलू औद्योगिक और फिर अन्य श्रमिक। और भारत में सर्वाधिक लोग प्राथमिक सेक्टर में कार्य करते हैं, ये 54% के आसपास है। इसके अलावा उद्योगों में 3% लोग और लगभग 40% जो लोग हैं वो अन्य श्रमिक यानी तृतीयक सेक्टर में जो है वो कार्य कर रहे हैं।
ये भारत में जनसंख्या वाले चैप्टर के 2 या 3 और जो बिंदु थे वो हमारे इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। पहला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।